इस क्वेश्चन में अब देखिए कि एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 2a और दो चार्ज को उसके पॉजिटिव चार्जेस को उसके कॉर्नर पे रखा है और दो नेगेटिव चार्जेस को इन दो कॉर्नर्स पे रखा है। अब एक चार्ज है q जो कि यहाँ से हमने इसको यहाँ से हमने रिलीज़ कर दिया और ये यहाँ से चलने लगा और ये जब c पे आएगा, देखिए जब आपने रिलीज़ किया है तो ये जस्ट हमने थोड़ा आगे से रिलीज़ किया है सो दैट ये चलने लग जाए। तो जब ये c पे आएगा तो हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी बतानी है। तो ये बड़ा एक सिंपल क्वेश्चन है। मैं अगर बोलता हूँ कि ये पॉइंट है a और ये पॉइंट है c, तो पोटेंशियल एट a अगर मैं लिखूँगा तो आएगा 2kq/a। एक तो इसका kq/a, और अगर आप ये डिस्टेंस देखेंगे तो ये डिस्टेंस आप देखिए, ये है a और ये है 2a, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा √5a। ठीक है, तो आप इन दोनों चार्जेस का पोटेंशियल निकालें तो आएगा -k × 2q डिवाइडेड बाय √5a। और c का पोटेंशियल, क्योंकि c चारों चार्जेस से इक्वी डिस्टेंट है तो c का पोटेंशियल 0 आएगा, क्योंकि 2 प्लस है 2 माइनस है। तो Va - Vc × q ये काइनेटिक एनर्जी होगी और इसलिए काइनेटिक एनर्जी आएगी 2kq कॉमन और a भी कॉमन, 1 - 1/√5। तो करेक्ट ऑप्शन है 4th। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक सॉलिड चार्ज्ड बॉल है और उसका जो पोटेंशियल है v वो है a² + b। ये उसके अंदर का पोटेंशियल है। तो अगर हम dv/dr करें और हम मैग्नीट्यूड निकालें तो हम देखेंगे कि ये 2ar आएगा और dv/dr मैग्नीट्यूड में e के बराबर आता है और e हम जानते हैं कि होता है ρA∈0, यानी ρr/3ε0। तो r जो है सेंटर से डिस्टेंस है। और एक अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वेक्टर फॉर्म में बात करूँ तो यहाँ पे माइनस भी आएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा। ठीक है, तो r से r कैंसिल हो जाएगा और रो आ जाएगा -6A∈0। तो करेक्ट ऑप्शन है 4th। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इस क्वेश्चन में ये कंडक्टिंग स्फीयर है और एक डायपोल है और हमें A पॉइंट पे नेट पोटेंशियल निकालना है। अब हम जानते हैं कि कंडक्टिंग स्फीयर में हर जगह पे पोटेंशियल सेम रहता है, तो VO और VA बराबर होंगे। अब अगर इस डिस्टेंस की बात करूं तो ये हो गया r और r cos phi जो होगा वो स्मॉल r होगा, तो कैपिटल R होगा r/cos phi। तो अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं एट O तो वो डायपोल के एक्सियल पॉइंट पे आ रहा है और एक्सियल पॉइंट पे होता है kp cos 0°/r²। ये डायपोल के एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल होता है। तो अब हम जानते हैं कि ये होगा kp/r, जो अब r कैपिटल R होगा तो ये r² cos² phi। तो करेक्ट ऑप्शन है B। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि दो स्फीयर हैं सॉलिड, उनकी चार्ज डेंसिटी आपको दी हुई है। ये जो ओवरलैपिंग रीजन है इसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करनी है और पोटेंशियल की बात भी करेंगे। तो सबसे पहले अपन ने एक जनरल पॉइंट माना ये, और ये डिस्टेंस है r और ये डिस्टेंस है c, दोनों के सेंटर्स के बीच की दूरी, और ये r1 और ये r2। तो अब देखिए अगर मैं वेक्टर बनाऊं तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो E1 जो होगी वो होगी इस वाले स्फीयर की वजह से ρr/ρ1, इनफैक्ट ρr1/3ε0, और E2 इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस स्फीयर की वजह से। तो ये नेगेटिवली चार्ज्ड है इसलिए ये पुल करेगा, तो ये हो जाएगा -ρr2/3ε0।
इसका मतलब है कि अगर इस पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं तो मैं एक बार ये अलग से बना देता हूँ डायग्राम। देखिए ये तो दोनों के सेंटर्स हैं, ये सी है और ये एंगल लेट सपोज अल्फा, ये बीटा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 ऐसे है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड E2 ऐसे है, ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि E1 का ये कंपोनेंट और E2 का ये कंपोनेंट। तो E1 का ऊपर वाला लेट सपोज ये हाइट है h, तो E1 का ऊपर वाला कंपोनेंट होगा E1 cos, इनफैक्ट E1 sin अल्फा। E1 की वैल्यू है रो R1/3 एप्सिलॉन नॉट इंटू साइन अल्फा, और R1 sin अल्फा आप देखिए ये R1 है, R1 sin अल्फा h है, तो ये रो h/3 एप्सिलॉन नॉट। और E2 ये एंगल बीटा हो जाएगा, तो E2 sin बीटा जो आएगा वो आएगा रो R2, माइनस है तो मैंने नीचे माना है तो माइनस वापस लगाने की ज़रूरत नहीं है, इनटू साइन बीटा। तो R2 साइन बीटा फिर से h है। तो ये आप देखिए ये फील्ड से हमारी यानी y कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा और x कंपोनेंट जो आएगा वो आएगा E1 cos अल्फा प्लस E2 cos बीटा। तो देखिए E1 है रो R1/3 एप्सिलॉन नॉट और cos अल्फा की वैल्यू है ये x और ये हो गया c माइनस एक्स। तो cos अल्फा की वैल्यू है x R1 cos अल्फा की वैल्यू मैं अगर लिख रहा हूँ तो वो हो जाएगी डायरेक्ट R1 cos अल्फा जो है वो x हो जाएगा, और E2 cos बीटा में R2 cos बीटा आएगा और R2 cos बीटा c माइनस एक्स हो जाएगा, और ये c माइनस एक्स। तो आप ये देखिए कि x x कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा रो c/3 एप्सिलॉन नॉट। तो c तो सेंटर्स के बीच की दूरी है तो वो तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कांस्टेंट है इन दोनों के अंदर। और पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल कांस्टेंट तब होता है जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ज़ीरो होती है। तो इस पूरे रीजन में फील्ड इस तरफ है कांस्टेंट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है थर्ड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि दो डायपोल हैं और उनका डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, ठीक है। और हमें वो पॉइंट ढूंढना है जहाँ पर उस पॉइंट की डिस्टेंस ए से ढूंढनी है जहाँ पर दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। अब देखिए अगर ए के पास में वो पॉइंट होगा तो ए का डायपोल मोमेंट ज़्यादा है तो पोटेंशियल ज़्यादा होगा, और अगर डिस्टेंस उस पॉइंट की ए से कम हुई तो पोटेंशियल और ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब है कि वो पॉइंट ए की तरफ तो नहीं हो सकता, तो वो बी की तरफ होगा ये पॉइंट, और हमने माना कि ये दूरी है आर, स्मॉल आर। तो ए की वजह से वहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो अपन ले लेते हैं कि देखिए डायपोल मोमेंट होता है माइनस से प्लस, तो ए का पी इस तरफ है तो इधर पोटेंशियल ए का नेगेटिव होगा। हालांकि हमें इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि बी का पोटेंशियल भी उधर नेगेटिव ही है, तो जो हमको मैग्नीट्यूड इक्वेट करना है तो हम बोलेंगे कि k इंटू पी विच इज़ 4QA डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर किसके बराबर k इंटू 2QA डिवाइडेड बाय ये जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी स्मॉल r माइनस आर का होल स्क्वायर। तो स्मॉल r माइनस आर बाय आर किसके बराबर है 1/√2, और यहाँ से आप देखिए कि स्मॉल r आ जाएगा कैपिटल R √2/√2 माइनस 1 विच इज़ ऑप्शन नंबर 3। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इस क्वेश्चन में हमें 3 चार्जेस दिए हैं और इस तरीके से वो रखे हैं इक्वेटरल ट्रायंगल के फॉर्म में। हमें इन तीनों का सिस्टम जो है उसका डायपोल मोमेंट निकालना है। तो हमने क्या इमेजिन करा कि ये जो -2Q है ये -Q और -Q से बना है, तो एक -Q प्लस Q के साथ डायपोल मोमेंट इधर बनाएगा, ये P हो गया, और दूसरा -Q इसके साथ यहाँ बनाएगा, ये भी P हो गया, और ये एंगल जो होगा ये एंगल होगा 30, ये एंगल होगा 30। तो ये जो P नेट होएगा
ये हो जाएगा 2p cos 30। तो 2p इंटू cos 30 √3/2, तो √3p होगा डायपोल मोमेंट, और जहाँ पे p होगा q इंटू ए, तो हो जाएगा क्योंकि नीचे है तो माइनस भी आएगा, तो -√3p, p की जगह q इंटू एल और जे कैप। तो सही ऑप्शन है फर्स्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इस क्वेश्चन में हमें पूछा है कि सही ऑप्शन कौन सा है। तो इसमें सबसे पहले आप देखिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन द स्पेस इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू। तो देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी dV/dr ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो ए ऑप्शन तो करेक्ट है ही। और इलेक्ट्रिक चार्ज का मैग्नीट्यूड के बराबर नहीं होता, बी गलत हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ यूनिट चार्ज, ये बिल्कुल सही है, हम जानते ही हैं डेफिनेशन। और फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये गलत है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 कूलम नहीं होता। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए इस क्वेश्चन में एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ से एंटर हो रहा है ए से, और यहाँ से एग्जिट हो रहा है। तो आप ये देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ये क्वेश्चन में गिवन है, और जो ये जे वाली वेलोसिटी है चार्ज की, ये चेंज नहीं हुई। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंपोनेंट जे में नहीं है। और एक्स में वेलोसिटी जो है कुछ आ गई जो इनिशियली नहीं थी। तो देखिए सबसे पहले जो टाइम लगा इसको, तो वो ऐसे निकालेंगे कि ये वाई में जो ट्रैवल हुआ है डी डिस्टेंस ट्रैवल किया है, टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड d/v। एक तो दूसरी बात कि x में ये डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया है a, तो ये हो जाएगा a बराबर 0 + ½ at², जहाँ एक्सेलरेशन होगा इसका q यानी जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन है, तो e और E/m इंटू t², जहाँ t² होगा d²/v²। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो यह आ जाएगा 2amv²/ed²। और ऑब्वियसली क्योंकि इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा है तो उस पर फोर्स भी आगे लग रही है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगती है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया एक ए। अब अगर हमसे पूछा जा रहा है कि रेट ऑफ वर्क डन एट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, तो पॉइंट बी पे जो रेट ऑफ वर्क डन होगा यानी पावर होगा फोर्स डॉट वेलोसिटी। तो फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फोर्स वो है क्यू ई, तो क्यू तो ई है और ई है 2amv²/ed²। अब यहाँ हम अगर v की वैल्यू निकालें तो v की वैल्यू आ जाएगी u + at से, और u 0 है और a है e/m और टाइम है d/v। तो ये देखिए ये आ जाएगा e/m d/v, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फिर से अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो वो जाएगी 2mv²/ed², और ये a। तो आप ये देखेंगे कि ये जो पावर डिलीवर्ड आ रही है, ये आ रही है ऑप्शन नंबर बी। अब रेट ऑफ वर्क डन एट ए बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, ये सही है बिल्कुल, क्योंकि ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फोर्स एक्स में लग रही होगी और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, तो रेट ऑफ वर्क डन 0 रहेगा। और जो फोर्थ ऑप्शन है कि जो वेलोसिटी होगी वहाँ पर, तो वो होगी ये। और ये आप रख के देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये एक्स वाली वेलोसिटी आ रही है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये रख दीजिए, तो ये 2amv/d क्या पाएगा। तो इसके ऑप्शंस हैं करेक्ट A, B, C, D। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए इस क्वेश्चन में आप गौर कीजिए कि हमें 4 डायपोल दिए हुए हैं, इस फॉर्म में एक स्क्वायर में रखे हुए हैं,
और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है ओ पे, पोटेंशियल बताना है और नेट डायपोल मोमेंट सिस्टम का बताना है। तो देखिए नेट डायपोल मोमेंट मुझे दिख रहा है कि ये तो कैंसिल हो गया और ये 2p है, तो नेट डायपोल मोमेंट तो 2p है, वो ऑप्शन डी है। और अगर मैं बात करूँ आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो सबसे पहले आप p के कंपोनेंट्स देखिए। तो ये कंपोनेंट इधर, ये इधर, तो ये हो गया P1 और ये हो गया P2, ऐसे ये हो गया P1 और ये हो गया दूसरा P2। उसी तरह ये P1, ये P2 और ये P1 और ये P2। तो आप देखेंगे कि O पॉइंट पे अगर मैं अलग से बनाऊं डायग्राम, तो ये P1 का इस P1 का कैंसिल हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इस P1 का इस P1 का कैंसिल हो जाएगा। अब इस P2 का नीचे आएगा, इस P2 का भी नीचे आएगा, इस तरीके से स्क्वायर इस डायगोनल के परपेंडिकुलर, और इस P2 का ऊपर आएगा और इस P2 का भी ऊपर आएगा। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरीके से आएगी इन दोनों की, तो अपने वो 2E2 ले ली, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों की ऊपर आएगी, तो ये अपन ने 2E1 ले ली, E2 ही ले ली। ये एंगल 45 होगा, ये एंगल 45 होगा। तो जो E नेट आएगा वो आएगा 4E2 cos 45, यानी 2√2 E2 की वैल्यू होगी इक्वेटोरियल पॉइंट पे Kp2/r3। अब P2 जो होगा वो एक कंपोनेंट है P का, तो P2 होगा P cos 45 यानी P/√2। तो 2p/√2 से √2 कैंसिल मैंने कर दिया, तो ये 2kp/r। अब r देखिए आप, ये डिस्टेंस, तो स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो √2 है होता है, और आधा डायगोनल होता है a/√2, तो हो जाएगा a³ √2 का क्यूब विच इज़ 2√2। तो k को जब मैं 1/4πε0 रख दूंगा तो आंसर करेक्ट आएगा बी। अब O पर पोटेंशियल ज़ीरो इसलिए नहीं है क्योंकि ये सब का पोटेंशियल ऐड ही होगा यहाँ पर, तो ज़ीरो नहीं होगा, तो आंसर आ गया करेक्ट बी और डी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इस क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है कि एक कंडक्टर है और उसके अंदर इस तरीके से एक कैविटी बनी हुई है। एक चार्ज है Q जो यहाँ रखा है, और कंडक्टर तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, और एक पॉइंट P है जो बाहर है। तो अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करनी है P पे। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि ड्यू टू चार्ज इंड्यूस्ड ऑन द इनर सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज ज़ीरो। तो देखिए आप जानते हैं कि जो चार्ज अंदर इंड्यूस होगा और जो ये Q है, इन दोनों की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड P पे ज़ीरो होगी। तो यानी अकेले चार्ज इंड्यूस की निकालूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो माइनस ऑफ Q की इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा, तो ज़ीरो तो नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनर सरफेस चार्ज यानी इंड्यूस्ड चार्ज होगा उतना ही। मैग्नीट्यूड में अगर मैं बात करूं, इंड्यूस्ड इनर सरफेस, तो वो होगा KQ/R' का स्क्वायर। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। और आउटर सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी उसकी अगर हम बात करें, तो आप ये गौर कीजिए कि अगर ये Q है तो अंदर माइनस Q इंड्यूस होगा और बाहर इंड्यूस होगा यूनिफॉर्मली प्लस Q। तो प्लस Q की वजह से बाहर P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी KQ/ सेंटर से जो दूरी है उसके, वो उसका स्क्वायर, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हुआ। और ड्यू टू द चार्ज इंड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज दिस। तो देखिए अगर यहाँ पे चार्ज, नेट चार्ज इंड्यूस ऑन द सरफेस की बात हो रही है, तो फील्ड ये नहीं होगी क्योंकि इसकी अलग है और इसकी अलग है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि एक चार्ज है जो एक्स एक्सिस पे कहीं रखा है। ये हमें कैसे पता चला कि इसमें दिया हुआ है कि एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पे 2,0, या इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है E1 जो कि 100 है। तो ऑब्वियसली चार्ज कहीं एक्स एक्सिस पे ही रखा होगा, तो मैंने ऐसा अज्यूम किया। अब देखिए एक दूसरा पॉइंट है
जो जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3,3। तो ये 45 डिग्री एंगल हो गया। और मैं अगर ऐसा मानूं कि चार्ज जो है वो यहाँ रखा है कहीं, Q पॉजिटिव चार्ज है, ऑब्वियसली यहीं रखा होगा क्योंकि ये E को यहाँ पे E इस तरफ ही बना रहा है, तो ये इस तरफ होगा। और अगर मैं इसको यहाँ से कनेक्ट कर दूँ तो ये आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो ये आ रही है। और आप ये देखिए कि ये 37 डिग्री है एंगल। तो अगर ये 37 डिग्री है तो ये एंगल इससे 45 से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि चार्ज एक्स एक्सिस पे पीछे पड़ा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस से पड़ा है। तो हम इसका एक नया डायग्राम अगर बनाएं तो ये इस तरीके से बनेगा कि ये चार्ज कहीं यहाँ रखा है और ये पॉइंट है 2,0, ठीक है। और ये एक पॉइंट है 3,3 और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे इस तरीके से है और ये एंगल है 37 डिग्री और ये है 45 डिग्री, ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये बना रहा है 100 और उधर बना रहा है ये। तो मान लिया कि ये जो डिस्टेंस है इसकी ओरिजिन से ये डिस्टेंस है r, या हम अगर सिंप्लीफिकेशन के लिए इसको r मान लें तो ज़्यादा इजी रहेगा। तो KQ/r² 100 है, ये फर्स्ट इक्वेशन। और ये डिस्टेंस अगर आप चेक करेंगे, मान लीजिए ये डिस्टेंस, तो ये कैपिटल R बोलता हूँ और ये डिस्टेंस होगी 3√2, ठीक है। ये एंगल जो होगा ये होगा 135। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि KQ/R² जो है वो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसका मैग्नीट्यूड आप देखिए 36 है। तो हम बोलेंगे कि KQ/R² जो है वो 36 है और KQ/r² 100 है। तो अगर आप डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 100/36 विल बी इक्वल टू R²/r²। तो R/r आ गया 10/6 विच इज़ 5/3, फर्स्ट इक्वेशन। अब ये आपको ट्रायंगल जो दिख रहा है, ये ट्रायंगल, इसमें हम साइन लॉ लगाएंगे, ठीक है। तो साइन लॉ लगाएंगे तो आप देखिए हम लिखेंगे 3√2/sin37, ये हो जाएगा 3√2/sin37 और ये होगा R/sin135, R/sin135। तो आप देखिए 3√2/sin37 3/5 होता है और ये हो जाएगा R/sin135 होता है 1/√2। तो ये √2 ऊपर आ जाएगा, √2 से √2 कैंसिल, 3 से 3, तो R आ गया 5। और अगर R 5 आ गया यहाँ से तो स्मॉल r आ गया 3, ठीक है। तो जो चार्ज पार्टिकल है इसका कोऑर्डिनेट्स होंगे -1,0। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। चार्ज x एक्सिस पर रखा है तो B सही है और चार्ज की वैल्यू इतनी है तो वो चेक करते हैं हम। तो हम जानते हैं कि KQ/R² 36 है, तो K होता है 9 × 10⁻⁹, Q डिवाइडेड बाय कैपिटल R आया है 5, तो ये 5 का स्क्वायर 25। और क्योंकि ये सेंटीमीटर में आया है तो ये हमें 10⁻⁴ भी करना पड़ेगा और ये है 36 के बराबर। तो ये हो गया 4 और Q आ गया 100 × 10⁻⁴
इंटू 10⁻⁻⁹। तो आप देखिए कि Q आ गया 100 इंटू, ये आप देखिए 10⁻⁻11 हो गया। तो ये जो है करेक्ट ऑप्शन सी भी हो गया। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर इज 9 वोल्ट, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर होगा KQ बाय सेंटर से दूरी। अब ओरिजिन, तो ओरिजिन से जो दूरी है ये 1 है, यानी सेंटीमीटर में तो 10⁻⁻2, और K है 9 इंटू 10⁻⁹, Q है 10⁻⁻11 अपॉन 10⁻⁻2, तो ये 9 वोल्ट आएगा। तो डी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर्स हैं हमारे बी, सी और डी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में हमें सही और ऑल्टरनेटिव चूज करना है। तो पहला ऑप्शन है कि द चार्ज गेन्ड बाय अनचार्ज बॉडी फ्रॉम अ चार्ज बॉडी ड्यू टू कंडक्शन इज इक्वल टू हाफ ऑफ द टोटल चार्ज इनिशियली प्रेजेंट। तो देखिए ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसा तब होता है जब चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट तब होता है जब दोनों बॉडी का शेप और साइज सेम हो, पर वो यहाँ नहीं है, वो उसके बारे में यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया गया है, तो हम इसे करेक्ट नहीं बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ चार्ज। देखिए चार्ज का मैग्नीट्यूड वेलोसिटी के पे डिपेंड नहीं करता, ये रिलेटिविस्टिक क्वांटिटी नहीं है, मतलब ये इस पर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी चार्ज पे डिपेंड नहीं करती। चार्ज जो है वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे डिपेंड नहीं करता। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मैटर ऑल्दो मैटर कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। ये हमें पता है कि ये करेक्ट है, क्योंकि मैटर जो चार्ज है वो मैटर की प्रॉपर्टी है, पर मैटर जो है वो चार्ज के बिना रह सकता है। इसका मतलब है जैसे न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं। बिटवीन टू नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेज रिपल्शन इज अ ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। देखिए आपको ये पता है ऑलरेडी कि एक न्यूट्रल बॉडी और एक चार्ज बॉडी अट्रैक्ट हो सकती हैं, पर अगर दो बॉडी रिपेल हो रही हैं तो ये 100% श्योर है कि वो दोनों चार्ज्ड ही होंगी। तो इसका मतलब डी ऑप्शन जो कहता है कि इलेक्ट्रिफिकेशन इज द ट्रू टेस्ट ऑफ रिपल्शन इज द ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो सही ऑप्शंस हैं सी और डी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इस क्वेश्चन में हमें दो ब्लॉक्स दिए हुए हैं जिसके मासेस 3m और 2m है, और दोनों पे चार्ज बराबर है Q। इस पूरे सिस्टम पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगा रखी है नीचे की तरफ mg/2q। तो हमें बताना है इस सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना होगा। तो ये आप देखिए कि सबसे पहले इन दोनों पे जो नीचे फोर्स लग रही होगी वो एक तो ये तो 2m होगा, 2mg प्लस QE अगर मैं देखूंगा तो ये mg/2 है, और इस पे भी 3mg प्लस mg/2। तो अगर हम एक्सेलरेशन डायरेक्ट लिखते हैं नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मूविंग मास। तो अभी देखिए नेट पुलिंग फोर्स है 3mg माइनस 2mg, mg/2 तो वैसे ही कैंसिल हो गया, और टोटल मूविंग मास जो है वो है, यहाँ आप देखिए कि टोटल मूविंग मास है 5m। तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन इस सिस्टम का आ रहा है वो आएगा mg/5m, यानी g/5, और अगर g 10 है तो ये 2 आएगा, g/5 आएगा ये, और ये 2 होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि ये एक तो ये इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी λ1 है, और एक दूसरा एक छोटा सा वायर है जिसकी लेंथ है l।
हमें इनका इंटरैक्शन फोर्स निकालना है। तो हमें पता है कि एट एक्स डिस्टेंस, मान लिया हमने एक एलिमेंट है डी एक्स यहाँ पर, और ये दूरी है एक्स। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ पर ई, वो होगी 2k लैम्डा 1 बाय एक्स, और इस डी एक्स पे जो चार्ज होगा डी क्यू, वो होगा लैम्डा 2 डी एक्स। तो जो फोर्स लगेगा इस पे डी एफ, वो होगा 2k लैम्डा 1 बाय एक्स इंटू लैम्डा 2 डी एक्स। तो एफ अगर टोटल निकाले तो 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 इंटीग्रेशन डी एक्स बाय एक्स। लिमिट हम लगा देंगे एक्स की 0 से एल, तो हो जाएगा 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 एल एन। इनफैक्ट 0 से नहीं, ये हो जाएगा आर नॉट से एल, आर नॉट से एल प्लस आर नॉट, ठीक है। तो ये हो जाएगा एल एन एल प्लस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट। तो इंटरेक्शन फोर्स हो जाएगा यहाँ पर 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 डिवाइडेड बाय इंटू एल एन 1 प्लस एल बाय आर नॉट, और एल और आर नॉट की वैल्यू हमें दी हुई है बराबर। तो हो जाएगा 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 एल एन 2। अब देखिए 2 को ये अंदर हमें लेके जाना है, क्योंकि हमें इस फॉर्म में आंसर लाना है। तो अगर मैं इसको अंदर ले जाऊं तो x की वैल्यू जो आएगी वो 2 की पावर 2 आएगी, यानी 4। तो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है 4। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इस क्वेश्चन में एक सॉलिड स्फीयर है जिसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है। इसके अंदर एक छोटी कैविटी हमने बना दी है, और इस तरीके से बनाई है कि दोनों के सेंटर्स के बीच की दूरी a है, और बड़े स्फीयर का रेडियस है r, और छोटी कैविटी जो बनाई है उसका रेडियस है स्मॉल r। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हमने रख दिया है, और इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ देंगे। तो हमें बताना है कि इलेक्ट्रॉन कितनी देर में स्फीयर से वापस टकराएगा। तो देखिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है इस डायरेक्शन में, और वो होती है रो इंटू सेंटर्स के बीच की दूरी a बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। और जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन पे, ये पीछे की तरफ लगेगा, तो ये होगा QE यानी EE, यानी F होगा E रो a बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा F बाई M, यानी E रो a बाई 3 एप्सिलॉन नॉट m। और ये एक्सेलरेशन से इलेक्ट्रॉन पीछे जाएगा सीधा और यहाँ टकराएगा। तो अब देखिए ये डिस्टेंस r है, तो ये जो डिस्टेंस हो गई ये 90 डिग्री एंगल हो गया, ये हो गया √2r। तो जो टाइम अगर कैलकुलेट करना है तो s बराबर हाफ a t स्क्वायर से करता हूँ। s ले लिया √2r, और हाफ a की जगह E रो a डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट m इंटू टी स्क्वायर। तो जो t आएगा वो आएगा √6√2, देखिए ये 6√2 एप्सिलॉन नॉट m r बाय E रो a। तो ये आप देख सकते हैं कि जो p की वैल्यू है वो 6 आ जाएगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि एक मेटालिक स्फीयर है जिसका रेडियस है कैपिटल R, और इसको हमने 2 पार्ट्स में इस प्रकार से काटा है कि ये जो प्लेन है ये इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, एक तो ये अपर वाला और एक लोअर वाला। तो हमें बताना है कि अगर टोटल चार्ज Q है तो ये जो अपर वाला पार्ट है और ये जो लोअर वाला स्फीयर है, इनको एक साथ रखने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक सेल्फ प्रेशर क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर हम ये देखें कि ये प्रेशर इस अपर स्फीयर पे ऐसे लग रहा होगा, तो
हमें तो सिर्फ वही कंपोनेंट फोर्स का चाहिए जो वाई में आ रहा है ऊपर की तरफ। तो ऐसे फोर्स का कंपोनेंट निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें सोचना चाहिए कि इस स्फीयर का 2D प्रोजेक्शन क्या है। तो इसका 2D प्रोजेक्शन ये डिस्क है, और ये डिस्क जो है अगर मैं इसका एरिया आपको निकाल के दिखाऊं तो आप देखेंगे कि ये तो r/2 है और ये r है और ये एंगल है 60 डिग्री। तो ये जो रेडियस है इस डिस्क का r, ये आ जाएगा √3r/2। तो इस डिस्क का एरिया हो जाएगा πr²। तो ये हो जाएगा 3πr²/4। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे प्रेशर से तो ये y वाला फोर्स का कंपोनेंट आ जाएगा। तो इसलिए y वाले फोर्स का कंपोनेंट आएगा σ²/2 ε0 इंटू 3πr²/4। ठीक है, तो यहाँ सिग्मा जो है वो है Q अपॉन टोटल एरिया विच इज़ 4πr², और ये है 3πr²/8 ε0। तो जो Fy आएगा वो आ जाएगा 3। अब आप ये देखिए कि जो एरिया है, अच्छा ये हो गया 3πr² नीचे 4πr² इंटू 4πr² इंटू 8 ε0, और ऊपर आ जाएगा Q²। तो देखिए πr² से πr² कैंसिल हो गया, और नीचे आप देखिए 4πε0 आ रहा है, वो k हो गया। तो हो गया 3kq² डिवाइडेड बाय नीचे 32r²। तो ये जो p की वैल्यू है ये आ जाएगी 32। तो करेक्ट ऑप्शन इज करेक्ट इंटीजर इज 32। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए इस क्वेश्चन में एक स्फीयर है जो कि अंदर से हॉलो है, और ये शेडेड रीजन इसका चार्ज्ड है। चार्ज डेंसिटी रो है, और हमें ए और बी के पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना है। तो लेट सपोज एक एलिमेंटल स्फीयर माना मैंने जिसका विड्थ dx और रेडियस है x। तो इसका जो चार्ज होगा dq वो होगा 4πx² dx इंटू रो, और इसकी वजह से जो ए पे पोटेंशियल होगा वो होगा इंटीग्रेशन के dq बाय, अब क्योंकि ए इसके अंदर है तो रेडियस जो आएगा नीचे वो स्फीयर का ही आएगा, वो जो कि x है, और लिमिट लग जाएगी a से 2a। तो हो जाएगा k बाहर, और dq की जगह आ जाएगा 4πx² रो dx डिवाइडेड बाय x, लिमिट लग जाएगी a से 2a। तो k को 1/4πε0 लिखूंगा तो 1/ρ/ε0 बाहर आ जाएगा। अब देखिए, और अंदर जो बचेगा वो बचेगा x²। तो x³ इनफैक्ट x बचेगा, तो x²/2 होगा, और लिमिट आ जाएगी a से 2a। तो ρ/2ε0, और ऊपर आ जाएगा 4a² - a², यानी आ जाएगा 3ρa²/2ε0 फर्स्ट इक्वेशन। अब अगर b पे ही पोटेंशियल निकालूं तो पोटेंशियल एट b आएगा इंटीग्रेशन ऑफ k dq। अब क्योंकि b बाहर है तो बाहर वाले पॉइंट पे तो जो पोटेंशियल होता है वो बाहर वाले पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस जो होता है उस पर डिपेंड करता है, और b का सेंटर से डिस्टेंस है 2a, तो ये नीचे 2a आएगा। तो ये आप देखिए कि k/2a बाहर आ गया, और ऊपर 4π रो बाहर आ गया, अंदर बचा x² dx। k को 1/4πε0 लिखूंगा तो ये आ जाएगा ρ/2ε0a, और ये x³/3, और लिमिट विल बी फ्रॉम a to 2a। तो ये देखिए कि ρ/6
एप्सिलॉन नॉट ए और ऊपर आ जाएगा 8 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए क्यूब सॉरी। तो ये आ जाएगा 7 रो ए स्क्वायर बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। तो जब आप डिफरेंस निकालेंगे वी ए माइनस वी बी तो ये आ जाएगा आपका 3/2 माइनस 7/6। तो ये देखिए आप, ये हो गया 9 माइनस यहाँ पे आएगा 7, तो ये आ जाएगा 2/6 जो कि 1/3 है। तो n की वैल्यू यहाँ से 3 आएगी, जो n ये है। तो करेक्ट आंसर है 3। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में देखिए कि एक क्यूब है जिसमें हमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इस तरीके से चेंज होती हुई बता रखी है और हमें इसमें टोटल फ्लक्स निकालना है। तो हमको पता है कि हमको एक एलिमेंट यहाँ पर मानना है, इस तरीके से एक एलिमेंट मानेंगे हम, ठीक है। ये आप इमेजिन कर रहे होंगे कि एलिमेंट ऐसा होगा और इसकी विड्थ हो गई लेट्स सपोज dx। तो इसका एरिया हो गया ए, जितना क्यूब के एक फेस का है। तो इसमें जो चार्ज होगा डी क्यूब वो होगा रो ए डी एक्स। अब देखिए ए तो कांस्टेंट है ही, तो आप ये देखेंगे कि डी क्यू हो जाएगा ए रो डी एक्स और क्यू हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ रो डी एक्स अगर देखोगे तो ये एरिया आएगा इस ग्राफ का। तो इस ग्राफ का एरिया आप देखें वो आएगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी 1 + 1/2 इनटू ये हाइट जो कि 12 एप्सिलॉन नॉट है, 12 रो नॉट है। तो ये देखिए ये आ जाएगा 6 रो नॉट ए और ये आ जाएगा 3/2। तो ये आएगा 9 रो नॉट ए, जहाँ पे ए इस क्यूब का एरिया है। अब देखिए यहाँ पे क्यूब का जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बारे में बोल रखा है और ये बोल रखा है कि यूनिट क्यूब है। तो यूनिट क्यूब यानी इसका हम साइड को 1 मान रहे हैं, ठीक है। और ये ग्राफ से भी आपको दिख सकता है कि साइड 1 है, तो एरिया भी 1 हो गया। तो ये हो गया 9 रो नॉट। तो जो फ्लक्स हो गया वो होता है क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा 9 रो नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट। और आप देखिए रो नॉट और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बराबर है, तो फ्लक्स आ जाएगा 9। तो करेक्ट आंसर है 9। थैंक यू।